Hello, dear students. Welcome to our CA Inter class for corporate and other laws. We had started with which chapter? Yes, Dev. Which chapter? Correct. Preliminary. That is chapter number 1. जो chapter number 1 होता है, ठीक है, like say the preliminary. तो अगर हम लोग preliminary की बात करें तो इसमें कितने sections होते हैं preliminary में? हाँ, पूरे कंपनीज एक्ट में होता है 470 सेक्शंस. करेक्ट. प्रिलिमिनरी एक चैप्टर का क्या बताया था हमने कल के लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर क्लस्टर ऑफ सिमिलर सेक्शंस मेकअप अ चैप्टर. तो चैप्टर नंबर 1 इज प्रिलिमिनरी. इसके अंदर सेक्शन 1 डील्स विद, ठीक है, एंड सेक्शन 2 या करेक्ट शॉर्ट टाइटल स्कोप कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन एंड चैप्टर 2 डील्स विद डेफिनेशंस. ब्यूटीफुल, अमेजिंग. अगर हम कंपनी लॉ की टोटलिटी की बात करें तो कंपनी लॉ के अंदर हाउ मेनी सेक्शंस? कंपनीज एक्ट 2013 470 सेक्शन. हाउ मेनी चैप्टर्स एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स? ब्यूटीफुल, क्या बात है. और इसका प्रेडेसेसर लॉ, पुराना लॉ, इसका 1956 करेक्ट, जिसके अंदर कितने सेक्शंस थे? 658 सेक्शंस. कोई बात नहीं. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 149 टू 172, ये सब मिला के एक चैप्टर. या विच चैप्टर नंबर इफ यू कैन टेल मी? करेक्ट, चैप्टर 11. तो चलो गाइस, लेट्स गेट गोइंग. कोर्ट जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेल मी. कोर्ट जाने की प्रोसेस को कहते हैं लिटिगेशन. कोर्ट जाने की प्रोसेस को कहते हैं लिटिगेशन. ठीक है. व्हाट आर द थ्री बॉडीज? व्हाट आर द थ्री बॉडीज इन लॉ? लॉमेकर, कोर्ट्स एंड एनफोर्सिंग अथॉरिटी. करेक्ट, डिपार्टमेंट्स. ब्यूटीफुल. लॉमेकर के अंदर कौन कौन आता है? हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर. कोर्ट्स के अंदर दे गिव सेंस टू द लॉ. ठीक है. करेक्ट, द वन हु एग्जीक्यूट्स. ठीक है. रेट डालने वाले जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स है वो कौन से इसमें कवर होते हैं? कौन से बॉडी में कवर होते हैं? ब्यूटीफुल. लॉ बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? करेक्ट. स्टेप नंबर 1 बताओ. इट्स नॉट अ टेस्ट. हाँ, करेक्ट. ड्राफ्टिंग अ बिल. देन वंस यू ड्राफ्ट इट, देन यू प्रेजेंट इट बिफोर द कैबिनेट. करेक्ट. फॉलोड बाय, अगर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तो फिर या पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा. करेक्ट. फिर स्टैट्यूट बनता है और फिर जाता है वो गजेट ऑफ इंडिया, द ओजी. हिस्ट्री अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, सबसे पहला पुराना कंपनीज एक्ट 66, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 एंड द कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1 में क्या कवर होगा? सेक्शन 1 किसी भी लॉ में सेक्शन 1 हम तो, ठीक है, टाइटल आएगा. टाइटल के 2 टाइप्स होते हैं. कौन से? टाइटल के 2 टाइप्स, एंड लॉन्ग टाइटल. राइट. स्कोप के अंदर कितना उसका वो है, किस एक्सटेंट तक वो कवर करता है. करेक्ट. इसके लिए टेक्निकल वर्ड बताओगे? स्कोप के लिए टेक्निकल वर्ड? करेक्ट. इसके लिए वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन. स्कोप. तो दिस लॉ कवर्स एंटायर इंडिया. राइट. दिस, ठीक है, स्कोप में दिस लॉ कवर्स एंटायर इंडिया. इसको कहते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. क्या कहते हैं इसको? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. स्कोप आ जाएगा कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. कमेंस कब से हुआ, कब कौन सी डेट से कौन से सेक्शंस आए. पूरे सेक्शंस एक दिन में लागू नहीं हुए, धीरे धीरे इंप्लीमेंट होते हैं उसके. जैसे आप भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की पढ़ाई अलग अलग करोगे, सब एक साथ पढ़ोगे क्या? नहीं. देन एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. कौन से सिनेरियो में एप्लीकेबल होता है? रेज योर हैंड्स, टेल मी. क्या इंश्योरेंस कंपनीज होती है? हाँ. तो क्या इंश्योरेंस कंपनीज को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसके खुद के स्पेशल लॉज होते हैं. अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करे तो
हाँ, अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करे तो वन विच इज द स्पेशल लॉ दैट विल प्रिवेल। ब्यूटिफुल। ये कौन सी टाइप की कंपनी है? ये बैंकिंग कंपनी है। बैंकिंग कंपनी के लिए कौन सा लॉ है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कुछ चीज है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन में हम उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट से कि उसको लर्न ही हो जाएगा, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। तो कहीं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वगैरह हमें पता ही होना चाहिए, नहीं फाइनल तक दिक्कत देगा अदरवाइज। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनीज है तो उन्हें कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। बट हाँ, अगर कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो फिर स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। इन कंपनीज को कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? क्या बात है, अब एकदम परफेक्टली 2003 याद आ गया, थैंक्स टू करेक्ट, देयर यू गो। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वर्सेस कंपनीज एक्ट अगर होता है तो विच वन विल प्रिवेल? करेक्ट। एंड स्पेशल जो एक्ट होता है वो अगेन इट विल प्रिवेल। लेकिन सबसे द लास्ट वर्ड, द फाइनल वर्ड विल ऑलवेज बी हैड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एप्लीकेबल होगा तो एप्लीकेबल होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स दैट, वी कवर्ड। टाइटल हमने देख लिया, क्या है टाइटल इस लॉ का? कंपनीज एक्ट 2013 extend covers the entire India, that also covers the scope. Commence हुआ ये, first section came into force on okay at once and then the remaining provisions through different dates। और जो हमने पढ़ा ये सारी कंपनीज का एप्लीकेबल होता है। पुराने लॉ की कंपनीज को एप्लीकेबल होगा क्या? पुराने कंपनीज एक्ट की कंपनीज को? जी हाँ। इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनीज को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को, कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट, इन्हें भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। हर शहर का अपना अपना लैंग्वेज होता है, राइट? जैसे आप पुणे से हो और डिफरेंट लैंग्वेज, मुंबई से हो डिफरेंट लैंग्वेज, नागपुर से हो डिफरेंट लैंग्वेज, दिल्ली से हो एकदम चढ़ के बात करते हो, देखा तुमने? ठीक है, हाँ करेक्ट। तो यू नो जैसे हर एरिया की अपनी टर्मिनोलॉजी है, वैसे हर एक्ट की भी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है, तो हर लॉ अपने टर्मिनोलॉजीज खुद डिफाइन कर लेता है। अगर कभी जरूरत पड़े कि ऑलरेडी सर उस एक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है, उस एक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो फिर काफी बार डेफिनेशन दूसरे लॉ से बोरो भी की जाती है, करेक्ट। लेकिन वो बता देते हैं आपको कि ये डेफिनेशन उस एक्ट में जो डेफिनेशन लिखी है वैसे ही रीड करना पड़ेगा। सो सेक्शन, कौन सा सेक्शन होता है डेडिकेटेड डेफिनेशन के लिए? सेक्शन 2 of the Companies Act is a definition section. It provides various terminologies used in the act. Definitional section or clauses are known as internal aids to construction. Internal aids to construction. What do you mean by the word internal? हाँ, जो लॉ का ही पार्ट है वहां से हम लोग हेल्प लेंगे। एड्स यानी help. What do you mean by the word construction? To draft it, like to make it, we will take help from the other. All right, I'll tell you. ठीक है? Aim for the moon, and if you miss, you may hit a star. Have you ever read this? Never? अच्छा. Are they talking about space? Yes. Are they talking only about space? No. Exactly. What is the inherent meaning? Inbuilt meaning है उसमें कुछ? One thing, like if you work hard and you aim for something, even if that person will achieve something even more huger. Correct. तो more or less जैसे सीए फाउंडेशन में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, भी तुम सीए फाउंडेशन पास हो तो मैं तुमको सीए फाउंडेशन का बिल्कुल बता सकता हूं क्योंकि तुम रिलेट कर पाओगे। तो हमारा टारगेट सीए फाउंडेशन में मान लेते 350 मार्क्स आउट ऑफ 400, तो वी वर एमिंग वेरी हाई, तो 350 मार्क्स का टारगेट रखोगे, ठीक है 350 नहीं मिलेंगे, 310 तो मिलेंगे, करेक्ट है। लेकिन हमारा टारगेट सर, हमारा टारगेट ये था ही नहीं सर, हमारा टारगेट था सर 201। कितने मार्क्स लाएंगे? 201 लाएंगे सर। 201 का टारगेट रहेगा ना
170s में आके रुक जाओगे। टारगेट हाई रखोगे, अच्छा टारगेट ही नहीं रखते, कुछ टारगेट ही नहीं है तो पता ही नहीं है कितनी मेहनत करनी है, कुछ भी नहीं पता। हाई टारगेट रखोगे तो मेहनत भी उतनी करोगे। So if you aim for very high thing, even if you did not reach your target, you'll still be reaching to an improved place. सर लेकिन वहां तो इंप्रूवमेंट को लेके कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब इंप्रूवमेंट को लेके कुछ लिखा नहीं है तो हमने उसको वैसे समझा है, हमने उन वर्ड्स को वैसे कंस्ट्रू किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो लॉ को समझते वक्त काफी बार आपको लॉ की ही मदद लेनी पड़ेगी और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड दिस कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प इन इंटरप्रेटिंग और कंस्ट्रक्टिंग द एनैक्टमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट। एनैक्टमेंट लॉ बनाने के में काम आएगा ये, ठीक है। सो इंटरनल एड्स मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। इंटरनल एड्स, लॉ में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है। लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है। जैसे लॉ के अंदर हर एक्ट के अंदर क्या क्या होता है मेजरली बताओ? क्लॉजेस, वेरी गुड वेरी गुड। और सेक्शंस और लॉ के नाम को क्या कहते हैं? लॉ के नाम को इजी, इट इज इजी। टाइटल। सो लॉ के अंदर ही छुपा होता है टाइटल। लॉ में लिखा होता है प्रीएम्बल। व्हाट इज अ प्रीएम्बल? हर लॉ के अंदर प्रीएम्बल का पार्ट होता है जो बताता है इस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग कौन से सेक्शंस पढ़ रहे हैं? सेक्शन 1 एंड 2। कौन से चैप्टर की हेडिंग के अंदर? प्रिलिमिनरी। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर, एक्ट, चैप्टर, सेक्शंस, एक्ट, चैप्टर, सेक्शंस। सही है। मार्जिनल नोट्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रोविजो तुमने पढ़ा होगा, सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ते वक्त तुमने पढ़ा होगा, बार बार आ जाता है प्रोवाइडेड यू विल पास सी इंटर। प्रोवाइडेड यानी क्या? यू विल पास सी इंटर प्रोवाइडेड। यू टेल मी द प्रोवाइडेड। Provided is nothing else but the condition. Correct. तो proviso is the condition. Interpretation clauses law के अंदर खुद ही इसको कैसे समझना है इसकी hints दी रहेगी। Schedules तो हमें पता ही है। और क्या कंपनी लॉ के अंदर, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या एग्जाम्पल्स दिए जाते थे? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या एग्जाम्पल रहेगा, ई कॉन्ट्रैक्ट में क्या एग्जांपल रहेगा, वॉइड में क्या एग्जांपल रहेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खुद ही डिफाइन कर लेता था, राइट। इसको कहते हैं लॉ के अंदर ही इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन देना, जिससे क्या एग्जांपल से काफी बार वो लिखा क्या है भाई, क्या लिखा है उसके अंदर, ठीक है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर एग्जांपल पढ़ो तो अच्छा इतना इजी था। ये जो इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन है ये लॉ को इजी बनाने में मदद करते हैं। तो इजी बनाने में मदद करते हैं, व्हाट इज द वर्ड हियर? इजी बनाने में मदद करते हैं, एड। करेक्ट, दैट्स हाउ यू हैव टू रीड इट। ऑलराइट, तो डेफिनेशनल सेक्शन, डेफिनेशन और क्लॉजेस लॉ के अंदर ही होते हैं, तो हेल्प लो ना उसकी लॉ को समझने में। Also, according to clause 92 of section 2, words and expression used and not defined in this act but defined in a SICRA, ये अलग लॉ है। SICRA क्या है? SICRA का फुल फॉर्म? So SICRA, Securities Contract Regulation Act and SEBI। अगर इन लॉस के अंदर कोई चीज डिफाइंड है, they have the meanings respectively assigned to them in those acts. When a word or phrase is defined as having a particular meaning in the enactment, it is the meaning alone which must be given it while interpreting a section or act, unless there is anything repugnant in the context. भाई जो चीज जैसे समझ रही है, अगर वैसे आसानी से समझ रही है तो वैसे ही समझो। इंटरप्रेट उसको करने की जरूरत तब है when it is not making any sense. Correct? What do you mean by the word repugnant?
एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ हो रहा है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी। नहीं, मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बोल रहा हूं तुम फेल ही हो जाओगे, तुम फेल ही हो जाओगे, तो तुमने उसको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट टू योर एग्जाम। मैं नहीं चाहूंगा यार मेरा स्टूडेंट कोई फेल हुए, ऑलराइट, सो रेपग्नेंट। और हर लॉ, जैसे सिक्योरिटीज ना, ये वर्ड डिफाइंड ही नहीं है, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ये वर्ड कहां डिफाइंड है, कौन सा लॉ है, सिक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, ये कंपनी लॉ में डिफाइंड ही नहीं है। ये उठाइए डेफिनेशन कहां से, इस लॉ से, सिक्रा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। नहीं, आई एम जस्ट, यानी हम सिर्फ अभी समझ के, क्योंकि वहां दिया है तो मुझे आपको एग्जॉस्टिव नॉलेज दे देना है। कल जाके इंटर पास होने के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, आपके सर, आपका मैनेजर आपके मुंह पे बुक फेंक के मार देगा एक, बोले बेयर लॉ पढ़ो, इस पे मुझे ट्रिब्यूनल जाना है, उस पे मुझे जज के सामने लड़ना है तो आपको इंटरप्रेट करके मांगेगा, तो वो एक्ट पढ़ते कैसा है इसकी नॉलेज हमें चाहिए। ऑल्सो सिंस the exam is MCQ based, every line you never know, correct, ठीक है, तो चलो ग्रेट। तो काफी जगह ना सिक्रा, सेबी, डिपॉजिटरीज एक्ट, इसमें दिए डेफिनेशंस, उसमें से उठा के हमको लाने पड़ेंगे और उसको यूज करेंगे अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनीथिंग repugnant, ठीक है। When a word or phrase is defined as having a particular meaning in the enactment in a law, it is that meaning alone which must be given, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। सुपर कूल। आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म, हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फंड रेज करने का जरिया। ये कोई ऐसी कंपनी बताओ जिसने अब भी 2 दिन पहले आईपीओ, जिसका आईपीओ आ गया, लिस्ट होगी वो कंपनी, हाँ, इन्हें आज का दूसरा दिन है ट्रेडिंग का, ट्रस्ट मी यू नो इट। ये लो हिंट लो, हिंट लो, लेंसकार्ट, करेक्ट, लेंसकार्ट। तो उनको फंड रेज करना था, उन्होंने आईपीओ के थ्रू फंड रेज किए। अब लेंसकार्ट क्या करता है, देव बता, लेंसकार्ट का क्या बिजनेस है? जाएंगे अपन अपना आई चेकअप करेगा फ्री में, उसका बिजनेस मॉडल है और फिर उसी के थ्रू अपना लेंस बेचेगा, करेक्ट, उसके लेंस बेचेगा, चश्मा बेचेगा, गॉगल्स बेचेगा, व्हाटएवर, आईवियर का बिजनेस है। अभी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो क्या इतना बोल के जम जाएगा कि यार हम लोग चश्मे बेचते हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, या उसे बतानी पड़ेगी डिटेल्स कि हम कैसे ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं, है ना? उसको इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में तभी फंड्स रेस करेंगे, आपके शेयर्स तभी खरीदेंगे जब आप उन्हें कोई डिटेल्स दो। कुछ तो दो भाई, कुछ तो दो पढ़ने के लिए, जो हम देखे बैलेंस शीट, एबिटा वगैरह दिखा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वगैरह वगैरह, कुछ तो दिखा भाई। कितने पैसे कमाते हो? मैंने 1000 रुपए डाले, तो ये 1000 रुपए 10,000 रुपए बनेंगे कि अगले 5 साल में? मुझे कुछ तो इंफॉर्मेशन दे। कौन सा डॉक्यूमेंट है वो जिसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन दूंगा? टेल मी, कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन दे सकते? आईपीओ तो ये तो ऑफर हुआ। अब ऑफर मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं एज एन इन्वेस्टर? मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी से, तो वो इंफॉर्मेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे मुझे। कौन से डॉक्यूमेंट्स? नॉट बैड, अकाउंट्स देने पड़ेंगे आपको, और करेक्ट, द वर्ड इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल्स रहेगी, जिससे वो बंदा इन्वेस्ट करे। फिर वो उसके पास इंफॉर्मेशन है, फिर वो डिसाइड करते बैठेगा इन्वेस्ट करना। तो गाइस, इतना प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहोगे या 2000 पन्नों का ही चाहिए तुमको? बोलो, इतना प्रोस्पेक्टस इतना ही काफी है? पक्का? क्या हर इन्वेस्टर बोलेगा इतना ही काफी है ना? ठीक है, तो गाइस मेन प्रोस्पेक्टस तो रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक है नहीं सर। हमको आप एक क्या दे दो,
समरी दे दो। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ abridged prospectus. Abridged, summarized. Abridged prospectus means the memorandum containing such salient features of a prospectus as may be specified by SEBI by making regulations in this behalf. तो abridged prospectus में लिखा रहेगा कि सारे prospectus के salient features बताओ। abridged prospectus में prospectus के, ठीक है, IPO के सारे salient features रहेंगे और SEBI बताएगा कि इस abridged prospectus में मिनिमम क्या क्या रहना ही चाहिए। SEBI क्यों बताएगा? कौन है SEBI? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कौन हुआ वो? कौन हुआ? यानी इंश्योरेंस के लिए IRDA, बैंक्स के लिए RBI, स्टॉक मार्केट के लिए SEBI। ये क्या है? ये रेगुलेटरी बॉडीज है। ये रेगुलेटरी बॉडी बनाती है, एक्ट नहीं। आर यू गेटिंग द कंप्लीट पिक्चर? धीरे धीरे एक्ट तो पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में बनता है, रेगुलेटरी बॉडीज बनाएगी रेगुलेशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाएगी रेगुलेशंस। करेक्ट। This type of prospectus includes all information in brief, which gives a summary to the investor to make further decision. भाई देखो इन्वेस्ट करना है नहीं, तू पढ़ के बता दे। समराइज डॉक्यूमेंट है abridged prospectus। सब मुझे डिटेल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू लाइक अकाउंट्स? सो नाइस, सो नाइस। अब अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि हम अकाउंटिंग कर तो रहे, बैलेंस शीट भी मेरी भी टैली हो रही, मेरे फ्रेंड की भी टैली हो रही, दोनों का अप्रोच अलग अलग है? होता है ऐसा? कभी ऐसा हुआ है कि आपका अप्रोच अलग रहा है, सर का, आपके जो टीचर है उनका अप्रोच अलग रहा है ना? इट हैपेंस। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट में सब लोग अपने अपने लॉजिक पे चलते हैं। किसी के हिसाब से स्टेशनरी आइटम्स एक्सपेंडिचर होगी, किसी के लिए स्टेशनरी आइटम ना कैपिटल आइटम, वो एसेट बन जाएगा उसके लिए। वो सब अपने अपने दिमाग से अकाउंटिंग करते हैं इंडिया में। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। करेक्ट। कंपनी को छोड़ दो, कंपनीज को छोड़ दो, कंपनीज को स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेंगे? There you go. Welcome to the world of accounting standards. So, accounting standard means standards of accounting or any addendum thereto, addendum and addition for companies or class of companies referred to in section 133. Okay, 133 of the act deals with central government to prescribe AS. Okay, deals with the central government to prescribe AS as per section. The CG may prescribe the standards of accounting or any addendum as recommended by, ठीक है, हाँ, नाफरा तो होता है लेकिन ICI भी इन्वॉल्व होता है हमारा, constituted under section 3 of Chartered Accountants Act 1949 in consultation with and after examination of recommendation made by NAFRA, National Financial Reporting Authority। CA फाइनल, हाँ, CA फाइनल में जाओगे क्या? है क्या ताकत? CA फाइनल में जाओगे क्या? CA फाउंडेशन में अकाउंट्स को क्या कहते थे? क्या था सब्जेक्ट का नाम? देखो मार्कशीट खोलो, उसमें देखो सब्जेक्ट का नाम क्या था। अकाउंटिंग। अब फाइनल में अकाउंट्स का नाम क्या? चेक करो। चेक इट हियर, यहां पे देखो। अब इसको क्या बोल रहा है वो? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई होप यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, हमें परफेक्ट पढ़ेंगे। लॉ में 80 चाहिए हमको। इंडिया की बॉडी है नेशनल, अकाउंट्स की बॉडी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और क्योंकि कमांड है अथॉरिटी,
तो अगर इंडिया में एएस बना तो फाइनल से विल बी ऑफ NFR, NAFRA. Section 133 is to be read with Rule 7 of the Companies Accounts Rules 2014. रूल का क्या काम होता है? बोलो, रूल्स का क्या काम होता है? करेक्ट. सेक्शन में होती है प्रोविजंस, रूल्स में होती है प्रोसीजर्स. कौन सा फॉर्म भरना, कितनी फीस है, क्या करना है, कौन सा अथॉरिटी के पास जाना है, ये सब कुछ दिया जाएगा रूल्स में. The standards of accounting as specified in the Companies Act 1956 shall be deemed to be accounting standards until ASS are specified by central government under section 133. एक मिनट, एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट लेटेस्ट कौन सा ईयर है? कंपनीज एक्ट 2013. बढ़िया. नैफ्रा कब बना होगा? बोलो, गेस करो. 2013 या 14 में बनना चाहिए नैफ्रा. सॉरी टू डिसअपॉइंट यू. सेंट्रल गवर्नमेंट ने नैफ्रा की अपॉइंटमेंट की 1 अक्टूबर. घूमने गए थे, बाहर से कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, तो अकाउंटिंग पॉलिसी को आईएएस को इंड एएस बनाना था, यूएस गैप हाउस को चेंज करके, तो 2017-18 में पूरा पहुंचा. 5 साल लग रहे नैफ्रा बनने को. तो पूरे एएस स्टैंडर्डाइज करने के लिए नैफ्रा की गाइडलाइन के थ्रू जाने के लिए टाइम लगने वाला था. तो तब तक फॉर एग्जाम्पल ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे फोन में छोटा सा ग्लिच आ गया मान लो, तो हमें नया फोन चाहिए. फोन शुरू है, ग्लिच आ गया. फोन शुरू है, स्मूथ नहीं है वो, बस शुरू है, लेकिन तो नया आने तक हम पुराना चलाएंगे या पुराना फेंक देंगे? पुराना चलाएंगे. करेक्ट. वही कह रहा है लास्ट लाइन. Standards of accounting as specified in the Companies Act 1956 shall be deemed to be as until accounting standards are specified by CG under section 133. अगर CG ने accounting standards सारे बता दिए तो नए यूज कर लो, और अगर नहीं बताया तो जो पुराने हैं उसको चलने दो. NAFRA is considered under section 132 of the Act. Central government may prescribe standards of accounting on an item thereto as recommended by ICA in consultation with an after examination of recommendations made by NAC या फिर NACAS. NACAS, National Advisory Committee on Accounting Standards. तो NAFRA के पहले भी एक बॉडी थी, उसका नाम था NACAS, National Advisory Committee on Accounting Standard. जैसे आज स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है? सेबी. क्या लगता है तुमको, सेबी के पहले कोई था क्या? कोई तो होगा. डू यू एग्री? कोई तो होगा. स्टॉक मार्केट बिना एक ट्रैफिक पुलिस के बिना एक स्क्वायर का क्या हाल हो जाता है ना? जैम हो जाता है. वैसे ही स्टॉक मार्केट जहां पे हर साल 5 से 10 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, बिना विजिलेंस के होगा तो पॉसिबल ही नहीं है. तो सेबी तो 1988 में बनाया गया था. 1992 में सेबी को पावर्स मिले. ठीक है, 88 में बना, 1992 में वो उसको पावर्स मिली. लेकिन सेबी के पहले भी कुछ होगा, कुछ तो होगा. गूगल इट. अच्छी सर्च हिस्ट्री बनाएंगे. फुल फॉर्म बोल. कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था सेबी के पहले. वैसे नैफ्रा के पहले क्या था? नकास, कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 210A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956.
हमारे नेफ्रा कौन से कंपनीज एक्ट के सेक्शन से अपॉइंट हुआ है अभी? NAFRA हाँ 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 2030 सेक्शन सेक्शन 132 से नेफ्रा बना है, ठीक है। वैसे एनएससी बना था 210A से, पुराने कंपनी लॉ। पुराने कंपनी एक्ट में कितने सेक्शंस थे? 600 पक्का 58। और नए कंपनी एक्ट में कितने सेक्शंस है? Further, in exercise of the powers conferred by Section 133, central government in consultation with NACAS prescribed that companies Rules 2006 and companies Indian Accounting Standards Rules 2015 may be followed. Central government hereby appoints 1st October 2018 as the date of constitution of NAFRA. Clear है? Accounting standards में कोई problem? Shall we move ahead? Alter और alteration. Alter इन्हें change करना। तो alteration includes making of additions, omissions and substitutions. इस तो कोई भी लॉ में चेंजेस करने पड़ते हैं क्या? क्या करने पड़ते हैं ना, अमेंड करना पड़ता है, क्योंकि हमें जमाने के साथ लॉ ऐसी चाहिए जो जमाने के साथ बदले। करेक्ट, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, यानी जो प्रॉब्लम पहले के थे वो प्रॉब्लम अब शायद नहीं रहे, अभी नई प्रॉब्लम से। करेक्ट करेक्ट, इसलिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ऑल्टरेशन में एडिशन आएगा, क्या लगता है तुमको? तुम्हें क्या लगता है लॉजिक से? ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओमिशन एंड सब्स्टिट्यूशन? ओमिशन मतलब अपन कुछ भूल गए हैं, उसको डालना है, अपन ने ओमिट कर दिया है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई ऑलरेडी है उसको रिप्लेस करना। रिप्लेसमेंट इज सब्स्टिट्यूशन और कोई चीज निकाल देना इज ओमिशन, कि अब ये इसका पार्ट नहीं रहा, दैट्स ओमिशन। व्हाट इज दिस? एओए कंपनी के लिए इंटरनल डॉक्यूमेंट है या एक्सटर्नल? इंटरनल। करेक्ट। It deals with the internal constitution of the company and for the members to. Absolutely, absolutely. So articles means articles of association of a company as originally framed or altered from time to time, applied in pursuance of any previous company law or applied in pursuance in according pursuance of this act. तो जो आर्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरी 1970 की कंपनी है, अब मैंने आर्टिकल बना लिए, 2013 में नए लॉज आए आर्टिकल से रिलेटेड, तो मेरा आर्टिकल बेकार हो गया क्या? बोलो। हाँ, सो गाइस कंपनी लॉ कहता है पुराने जमाने का आपका जो चल रहा है उसको भी चलने दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा वैसे भी इंटरनल मैटर है, हम उसमें जरा दखल नहीं देंगे। What's the next concept? See? Which company is this? Correct. Google. So Google के शेयर्स कौन सी कंपनी के पास है? इतने शेयर्स कि गूगल किसी कंपनी की, ठीक है, सब्सिडरी है, और वो जो कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है। यानी गूगल इज अ छोटा कंपनी, ठीक है, और उसका जो होल्डिंग कंपनी है वो बड़ा कंपनी है। यानी कैसे? माइक्रोसॉफ्ट इज अ बिग कंपनी बट गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट आर कंपिटिटर्स। Alphabet. The name of the company is Alphabet. Alphabet Google, उनके पास कुछ होल्डिंग होगी इसकी, और Google owns Android, Search, YouTube, Apps, Maps, Ads. तो गाइस आपकी होल्डिंग कंपनी कौन सी बनी? गूगल की होल्डिंग कंपनी कौन सी बनी? अल्फाबेट। यूट्यूब के लिए गूगल कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी। अब डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी शेयर्स यू हैव इन दैट सब्सिडरी और व्हाटएवर कंपनी,
A Limited has say 70% shares in B Limited. तो A Limited is the holding company and B Limited is the subsidiary. लेकिन अगर मेरे पास किसी कंपनी के सिर्फ 24% शेयर्स है तो फिर मैं उस कंपनी को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन या आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एसोसिएट कंपनी. अब एसोसिएट कंपनी बनाना है तुमको, अपनी एसोसिएट, चलो मुझे राइटिंग में दे दो, एसोसिएट कंपनी के लिए कितनी होल्डिंग जरूरी है? 20%. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है associate. राइटिंग में. बाद में तो लड़ ना पाए मुझसे कि मैंने तो ये बोला था सर. डोंट वरी, इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग. ऑलराइट गाइस, सो अगर 20% एग्जैक्ट है तो, Associate. और 50% है तो, Associate. और 50 से एक शेयर ज्यादा है तो Holding. नहीं, होल्डिंग तो वही मैं, नीचे वाली कंपनी मेरी क्या है? जैसे 20% है तो एसोसिएट. तो चलो एक बार देख लेते हैं. एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच दैट अदर कंपनी इज अ has a significant influence. किसी कंपनी के 20% शेयर्स है आपके पास, तो आपके पास कैसा इंफ्लुएंस है? Significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a JV company. तो एसोसिएट कंपनी के अंदर JV भी आएगा, और ऐसी कंपनी जो आपके ऊपर जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल आपका हो सकता है, मेरा आप पे इन्फ्लुएंस हो, लेकिन आप पे मेरा कंट्रोल नहीं हो सकता. आप पे कंट्रोल किसका है? पेरेंट्स का. थोड़ा पेरेंट्स का अगर हो सकता है तो कंट्रोल ये वर्ड हम पेरेंट्स का तो एसोसिएट कर भी सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं. तो अगर 20 से 50% तक है तो इन्फ्लुएंस बोलेंगे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो वो हो जाएगी आपकी एसोसिएट कंपनी. द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस टू कंट्रोल एट लीस्ट 20% of total voting power or control or participation in the business decision under an agreement. The expression JV means joint arrangement whereby parties to have joint control of the arrangement have rights to net assets of the arrangement. JV का कोई example दो, joint venture. Maruti Suzuki, very good. और हीरो होंडा टूट गया वो, और कोई कॉफी टाटा एंड स्टारबक्स जॉइंट वेंचर. थोड़ी कमेंट्री दी हुई है, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग. हमारी क्लास का बेस्ट पार्ट ये है, मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़ेंगे. हमने फाउंडेशन में भी पढ़ी है मॉड्यूल की एक एक लाइन, हम लोग इंटर में भी पढ़ेंगे, और इंटर में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो एक एक लाइन पढ़ना. क्यों? एमसीक्यूज. ये मतलब ये पढ़ लिया फिर मॉड्यूल को देखने की जरूरत नहीं, एक भी बात नहीं. Okay, wide. What do you mean by the word wide? Wide. हाँ, wide, VID. ये लीगल लैंग्वेज है सारी. Through circular dated 25th June 2014, it has been clarified that shares held by the company in another company in a fiduciary capacity. What do you mean by the word fiduciary? Legal. मतलब to get influence. Not bad. Close like उसमें law में था foundation में fiduciary relationship. Correct. Between the parties. Correct. The contract is what, like
वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, फादर एंड सन, गुरु एंड डिवोटी। तो ये जो है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, हाँ, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। तो क्या होता था ना पहले के जमाने में, हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाता था कंपनीज का। तो कंपनीज क्या करती थी, अपने मैक्सिमम शेयर्स किसी बड़ी कंपनी को दे देती थी। क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई हमको टेक ओवर से बचा लो। तो हम लोगों ने शेयर आपको टेक ओवर से बचाने के लिए किया, क्या तुम मुझको ही टेक ओवर कर लोगे? मैंने आपको शेयर्स क्यों दिए थे? बचने के लिए। और आप ही ने मुझ पे हमला कर दिया, टेक ओवर कर दिया, नॉट डन। तो ऐसे वक्त वो होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन काम नहीं करेगा, अगर आपने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स दिए तो। हाँ, टिपिकली फिड्यूशियरी प्रूडेंटली टेक्स केयर ऑफ मनी और अदर एसेट्स ऑफ एनी पर्सन shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associate company. Students may note that definition of associate company as defined under AS 23, AS 28 is slightly different from the above definition as given in the Companies Act. Companies Act अलग है, accounting standards अलग है, तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग definition हो सकता है। बस सब्सिडरी बस बताने के लिए एटलीस्ट 20% रहेगा, और सब्सिडरी के डेफिनेशन में क्या रहेगा? मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर। मोर होना चाहिए। सब्सिडरी बनाने के लिए 50% से काम नहीं चलेगा। एक भी शेयर अगर 50% ज्यादा रहे तो वो आपकी सब्सिडरी। अकाउंट्स, राइट? नेक्स्ट कंसेप्ट इज अकाउंट्स। क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट? देखो, अकाउंट सब अपने मन से करते हैं, इसलिए स्टैंडर्डाइज करने के लिए पूरे इंडिया में एक जैसे अकाउंट्स होने चाहिए। एक कंपनी के बैलेंस शीट दूसरे कंपनी से कंपेरेबल होनी चाहिए, इसके लिए हमने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ऑडिटर चेक करेगा। अब वो ऑडिटर चेक करेगा कि ऑडिटर को चेक, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए लाए गए क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग अलग है, लॉजिक अलग अलग है। अकाउंट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने ये कंसेप्ट यूज किया। अब आपने क्या कर दिया, अकाउंट्स में तो दिक्कत नहीं है, आपने ऑडिटिंग के वक्त ऐसी तैसी कर दी। ए ऑडिटर, तुमको भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़े, इसलिए ऑडिट करने के लिए भी वी हैव, ऑडिट करने के लिए भी, ये बार बार मैं ग्रीन टिक को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। क्यों ग्रीन टिक? अगर हम ऑडिट करते हैं तो ग्रीन कलर के पेन से टिक करते हैं, इसलिए सीए के लोगो में भी ग्रीन टिक है, देखो। और इट इज एन उल्टा टिक, नॉट स्ट्रेट टिक। तो ऑडिट ने क्या सर, ऑल यू डू इज टिक, इसलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा, गेस करो? ऑफ कोर्स वो तो रहेगा इन्वॉल्व। और गवर्नमेंट ने बनाई हुई बॉडी ताकि आईसीआई की मोनोपोली ना। NAFRA, auditing standard means standards of auditing or any addendum thereto for the companies or class of companies referred to under subsection 10 of section 143. Section 143 of the Companies Act deals with the powers and duties of the auditing or auditing standard. Section 10 of section 143. Accounting standard में कौन सा सेक्शन था? 133. Auditing standard में कौन सा सेक्शन है? 143. Definition के लिए कौन सा सेक्शन होता है? 2. और स्कोप टाइटल का के लिए कौन सा सेक्शन होता है? ब्यूटीफुल। ऐसी पढ़ाई करो और उनको बोलो फेल करके दिखाए। सेक्शन हम याद रखेंगे, हम पूरी कॉपी बनाएंगे, एक अलग छोटा सा बुक बनाएंगे। स्कूल में म्यूजिक कॉपी होती थी ना, वो पतली सी छोटी सी, जिसके अंदर मिडनाइट ऑल बर्निंग वाली हम लोग म्यूजिक और पोम्स लिखते थे। ऐसी छोटी सी बुक बनानी है हमको, 100 पेजेस की, छोटा सा रजिस्टर,
जिसको हम कहीं भी कैरी कर सके। टाइम है, पापा ने बोला दुकान पे बैठ, ठीक है 2 घंटा काम है यहाँ पे, मेरे को तेरे को तेरी मदद चाहिए, बैठ गए पढ़ते बैठ गए। ऐसी बुक हमको बनानी है। धीरे 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 सेक्शन सारे लर्न करेंगे, करना ही चाहिए। तुमको अभी धीरे धीरे समझेगा कि टैक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अकाउंट्स में सर कुछ बैलेंस शीट मेरी टैली नहीं हो रही सर, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुमको लगेगा जो भी करना है अब लॉ में करना है। एक पॉइंट आएगा ऐसा, आज नहीं आएगा, अभी एक पॉइंट आएगा, तब हम लोग लॉ में रेडी रहने चाहिए। यानी अगर बुरा समय आ गया और अगर अकाउंट्स में 40-40 ही आ रहे हैं, अकाउंट्स और टैक्स में 40-40 ही आ रहे हैं, तो जो 20 मार्क का डिफरेंस है हमने कहां खींचना है, लॉ। Provided that until any auditing standards are notified, any standard or standards of auditing specified by ICAI shall be deemed to be auditing standard। जब तक के NAFRA ने कुछ बताया नहीं, तब तक के जो AS किसने बनाया, ICAI ने, वही रहेंगे आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब नहीं, NAFRA में गवर्नमेंट के बंदे रहेंगे। NAFRA में will have people from the government. Did you get it? All right then, shall we test your knowledge? Shall we? Chalo. Let's get this done. All right, guys, I hope everyone is ready. Are we good to go? First question. Go. Before NAFRA, which body CG had for consultation? ICAI, Accounting Standard Board, Central Government, and NAC, National Advisory Committee. Seems to be a cakewalk for the students who have studied. It will not be so for the students who have just flipped the pages. So the answer is NAC, National Advisory Committee. इसको NACAS भी कहते हैं, National Advisory Committee on Accounting Standards. ICAI एकदम नेचुरल आंसर होता है स्टूडेंट्स का, which is absolutely and ridiculously wrong. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऐसा कोई बोर्ड कभी आया ही नहीं है इंडिया में, ठीक है, ये अपने मन से स्टूडेंट ने पैदा किए हैं। ऑलराइट, सो गाइस लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड। वो सो पूर्वेश राइट ऑन टॉप, फॉलोड बाय अर्थमैन, हिकारू, देव, स्टिंग्लिशियस, व्रूम, बेयरफुट। All right, chalo, Sanika, Gaurali, Kalpana, yet to open the account. Are you ready for the next question? Go. Which section of the Companies Act deals with the central government to prescribe AS? सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लिखने वालों कोई नहीं लिखा। आई एम सो हैप्पी कि किसी ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 नहीं लिखा। 132 और 133 में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आई एम सो हैप्पी गाइस कि किसी ने इतना ब्लंडर नहीं किया कि, बट मैं सच में बता रहा हूं, तुम अपने किसी भी इंटर वाले दोस्त को डायरेक्टली ऐसे मुंह में पूछे ना सेक्शन 1 में क्या क्या रहता, 90% ऑफ द टाइम्स दे विल नॉट बी एबल टू टेल। सो काफी लोगों के अकाउंट खुल चुके हैं यहाँ पे। पूर्वेश, अर्थमैन एकदम टफ कंपटीशन में जी रहे एक दूसरे के साथ, क्या बात है। अर्थमैन, पूर्वेश, देव, हिकारू, स्टिंग्लिशियस, देव, सानिका, व्रूम, आफरीन एंड कल्पना। ऑलराइट, चलो, आर यू रेडी? गो।
अपनी क्लास के स्टूडेंट थे यहाँ पे नॉट हियर. स्टाफ के बीच The central government appointed the dash as the date of constitution of NAFRA, 1st October 2013, 21st October 2018, 29th August 2013, 1st October 2018. So let's check this up. अर्थमैन काफी फास्ट कर रहा है, पूर्वेश ने भी काफी, देव ने भी काफी फास्ट किया है. ऑलराइट गाइस, टफ कंपटीशन, क्या बात है. 2 more questions to go. Come on guys, don't give up. Go go go. This was easy peasy, lemon squeezy. Definite section of clauses are known as words and expression. Assigned meaning, internal aids to construction, none. The answer is internal aids to construction. Law के अंदर दिए ये चीजें, definitional sections, definitional clauses, marginal notes, preamble. कुछ याद आया? Title, alright, कोई नहीं, याद आ गया, good. गाइस याद है ना, हमें पाकिस्तानी क्रिकेटर ने एक बहुत खतरनाक चीज बताई है, कभी विन होगा और कभी लन होगा. ऑलराइट, सो पूर्वेश, अर्थमैन, हिकारू, राइट आंसर फॉलोड बाय देव. गलत हो गया आंसर, स्टिंग्लिशियस एंड सानिका. कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं गाइस, देख लो. अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो क्वेश्चन था वो यहां का क्वेश्चन था. You remember this diagram? Title, preamble, ठीक है, यहां का क्वेश्चन है ये. कोई नहीं कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन. देव कुछ नहीं होता, डोंट गिव अप, यू नेवर नो. Purvesh has regained his top spot, followed by Earthman and Hikaru. चलो let's see who comes into the top 3 now. With one question to go, are you ready? Go go go! A bridge prospectus means a memorandum containing such salient features of a prospectus as may be specified by SEBI, Companies Act 2013, Central Government, SICRA. तो ये आम स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनीज एक्ट करेगा, बट द करेक्ट आंसर इज SEBI. So Hikaru has lost it. It was an easy question, I feel. Orthman was really fast this time. Oh God. 1 point के डिफरेंस है. Orthman is first, followed by Purvesh, then Hikaru and then Dev. You did well. जिनका भी एक आंसर गलत होता है एक्सेप्टेबल है, सारे आंसर सही है, वेल एंड डन. एक आंसर से ज्यादा अगर गलत होता है तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. ऑलराइट, सो शैल वी कॉल इट अ डे? सो गाइस, यस, वी आर स्टडिंग, जस्ट अ मोमेंट, वी आर स्टडिंग जर्नी और हिस्ट्री. तो हमने कल ही कर ली थी, 1866 से लेके 2013 तक, और हम लोगों ने सेक्शन 1 कल देख लिया था. आज हमने स्टार्ट कर दिया है डेफिनेशनल सेक्शंस, जिसमें हमने कौन से डेफिनेशंस करी आज. सबसे पहले डेफिनेशंस, प्रोस्पेक्टस में कौन सा प्रोस्पेक्टस देखा हमने? अब्रिज प्रोस्पेक्टस. उसके बाद हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन देखी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन फाइनलाइज करता है इंडिया के लिए? नाफ्रा. करेक्ट. कब तक बर्थडे कब है नाफ्रा का? बर्थडे 2018 में, गांधी जी के बर्थडे के पहले 1 अक्टूबर. देन हमने ऑल्टरनेशन देखा, विच वाज वेरी इजी. इट इंक्लूड्स ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन. एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वी हैड सीन. देन वी हैड सीन एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी में कितना? एटलीस्ट 20%. ब्यूटिफुल. एंड देन वी स्टडीड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल. ऑलराइट, fair enough. A lot of area has been catered, right? Alright guys,
That's it for the day and हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर में आज के लिए इतना ही. Section 1 we are done with. Section 2 we have done a little. This is Pawan Gokul signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.